स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। राइज ऑफ इजराइल। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आज की कहानी अरेबियन पेनिनसुला पर मेडिटेरेनियन सी की साउथ ईस्टर्न कोस्ट लाइन पर बसे एक छोटे से देश इजराइल की है। दुनिया का एकमात्र यहूदी देश इजराइल देखने में तो शायद इंडिया के मणिपुर और हरियाणा जैसे स्टेट से भी छोटा हो, लेकिन इसकी कामयाबी के किस्से इतने बड़े बड़े हैं कि उनका जितना बखान किया जाए उतना कम है। लेकिन डेवलपमेंट की पीक तक पहुंचने का सफर इजराइल के लिए जरा भी आसान नहीं रहा। जैसा कि हम जानते ही हैं कि इजराइल दुनिया की सबसे डिस्प्यूटेड कंट्रीज में से एक है। इजराइल अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए कई हजार सालों से लड़ता आ रहा है। इतिहास के कई पावरफुल एम्पायर्स ने इजराइल को कई बार डोमिनेट किया और साथ ही उसको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की। हालांकि 1948 में बहुत संघर्ष के बाद इजराइल को अपनी एक अलग स्टेट आइडेंटिटी तो मिल गई, लेकिन उसके चैलेंजेस अब भी खत्म नहीं हुए। लेकिन इजराइल हार मानने वालों में से नहीं था। आज इजराइल खुद को कामयाबी के उस मुकाम पर ले पहुंचा है कि अब बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी इजराइल का लोहा मानती हैं। इजराइल की राइवल कंट्रीज उसके ऊपर आंख उठाने से पहले भी 10 बार सोचती हैं। आज इजराइल एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इनोवेशन के टर्म्स में टॉप पोजीशंस ऑक्यूपाई करता है। कहा जाता है कि आप इजराइल को भले ही पसंद ना करें, लेकिन आज आप उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो यहां सवाल यह है कि लगभग 10 मिलियन की पॉपुलेशन वाला ये छोटा सा देश इतने कम समय में इतना पावरफुल आखिर कैसे हुआ? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इजराइल के डेवलपमेंट की इसी रिमार्केबल स्टोरी को ट्रेस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। लेइंग द फाउंडेशन ऑफ इजराइल। आइए सबसे पहले इसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, यूं तो ज्यूज और इजराइल के अस्तित्व की कहानी एक दो नहीं बल्कि लगभग 3500 साल पुरानी बताई जाती है। लगभग 1000 साल तक ज्यूज ने इजराइल की इसी धरती पर अपनी रिच और थ्राइविंग सिविलाइजेशन को एस्टैब्लिश किया। यहीं पर ज्यूज की कल्चरल, नेशनल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी डेवलप हुई। लेकिन 3rd सेंचुरी में ज्यूज के इस लैंड पर क्रिश्चियन रोमन एम्पायर ने अटैक किया और लगभग अगले 400 सालों तक यहां पर क्रिश्चियंस ने रूल किया। फिर 7th सेंचुरी में इस्लाम के राइज के साथ इस रीजन को अरब्स के द्वारा कॉन्कर कर लिया गया। अगले 600 सालों में इस रीजन के ऊपर क्रिश्चियन पावर्स ने कई बार अटैक किया, लेकिन वो इसमें ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए। 1291 में क्रूसेड्स के अंत तक आते आते इस रीजन पर मुस्लिम एम्पायर का दबदबा पूरी तरह से कंसोलिडेट हो चुका था। पहले कुछ समय के लिए ये मामलूक सल्तनत का पार्ट था, लेकिन 1516 के बाद इस पर ऑटोमन एम्पायर का शासन शुरू हुआ और अगले 400 सालों तक यहां पर ऑटोमन एम्पायर ने राज किया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर की हार हुई और ये रीजन ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर के हाथों में चला गया। ब्रिटेन की इस जीत में ज्यूज का एक बहुत बड़ा योगदान था और इसीलिए ब्रिटेन ने 1917 में बैलफोर डिक्लेरेशन के तहत ज्यूज को उनका होमलैंड वापस देने का वादा किया और ज्यूइश नेशनलिस्ट मूवमेंट यानी ज़ायनिज्म की मांग को कंसोलिडेट किया। और जैसा कि हम जानते हैं, यही अग्रीमेंट प्रेजेंट डे इजराइल अरब कॉन्फ्लिक्ट्स का ट्रिगरिंग पॉइंट बना। दोस्तों, जैसा हम अक्सर मानते हैं, ज़ायनिज्म की शुरुआत थियोडोर हर्जल के द्वारा 1897 में एस्टैब्लिश की गई ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हुई, बल्कि इस विचारधारा का जन्म तभी हो गया था जब ज्यूज को क्रिश्चियंस द्वारा पहली बार उनके लैंड से निकाला गया था। भले ही अगले हजारों साल तक ज्यूज पूरे विश्व भर में स्कैटर्ड रहे, लेकिन उन सबको इसी आइडियोलॉजी ने बांध कर रखा। कई सदियों तक यहां पर न रहते हुए भी उनको ये पूरा यकीन था कि एक न एक दिन वो अपने होली लैंड पर वापस आएंगे। इजराइल की सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ को फिर से बिल्ड करेंगे और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के साथ अपने लोगों के लिए अपना हिस्टोरिक होमलैंड लीगली सिक्योर करेंगे। और तभी वो बिना किसी परसिक्यूशन के अपनी खुद की लाइव्स और आइडेंटिटी बिल्ड कर पाएंगे। दोस्तों, इजराइल के क्रिएशन को फाइनल ट्रिगर तब मिला जब यूरोप में बहुत बड़े लेवल पर ज्यूज का मास परसिक्यूशन शुरू हुआ।
हिटलर के होलोकॉस्ट में टोटल 6 मिलियन जूज, जिसमें 1.5 मिलियन बच्चे भी शामिल थे, उनको बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन काफी लंबे स्ट्रगल और सफरिंग्स के बाद 1948 में फाइनली इजराइल का फॉर्मेशन हुआ और इसी के साथ जूज का अपने एक सेपरेट होमलैंड का सपना पूरा हुआ। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। जी हां, इससे पहले भी इतिहास में ऐसे कई पीरियड्स आए जब जूज ने यहां पर वापस आकर अपनी कम्युनिटी लाइफ को वापस डिवेलप करने की कोशिश की, लेकिन कभी उन्हें फॉरेन पावर्स के द्वारा तो कभी अरब्स के द्वारा यहां से खदेड़ दिया जाता था। वर्ल्ड वॉर्स के बीच यहां पर जूज इमिग्रेशन की कई वेव्स देखने को मिली। शुरुआती माइग्रेंट्स ने यहां पर एग्रीकल्चर और छोटी छोटी रूरल सेटलमेंट्स के जरिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की फाउंडेशंस बिल्ड की। लेकिन लेटर माइग्रेंट्स ने यहां एक अर्बन लाइफ को सेटल करना शुरू किया। ये मुख्य तौर पर तेल अवीव, हैफा और जेरूसलम जैसी सिटीज में सेटल हुए और यहां पर छोटे बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन फर्म्स का डेवलपमेंट शुरू किया। इंटर वॉर पीरियड की आखिरी सबसे बड़ी इमिग्रेशन वेव वर्ल्ड वॉर II से जस्ट पहले देखी गई। इसमें मुख्य तौर पर वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के हाईली एजुकेटेड और ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स और एकेडमिक्स शामिल थे। इनकी एजुकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस ने यहां पर बस रही जूइश कम्युनिटीज के लिविंग स्टैंडर्ड्स को बहुत तेजी से इंप्रूव किया। इसीलिए ये कहा जाता है कि इन इमिग्रेंट्स ने इजराइल के पोस्ट इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, जिस कंट्री को रिलीजियस बैटल्स, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स के लिए जाना जाता था, उसकी रूपरेखा आज पूरी तरह से बदल चुकी है। आज इजराइल मुख्य तौर पर 3 चीजों के लिए जाना जाता है। पहली है उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद, दूसरी उसकी आर्म्ड फोर्सेस और तीसरी उसकी इनोवेशन लेड इकोनॉमी। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, जैसा कि आपने भी देखा, 1948 में इजराइल की स्थापना तो हो गई, लेकिन इस वजह से इजराइल के उसके आसपास बसे अरब देशों से संबंध हमेशा के लिए खराब हो गए। तो अब ये न्यूली फॉर्म्ड ज्यूइश स्टेट हर तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ था। ऐसे में इजराइल की सिक्योरिटी के ऊपर हर समय खतरा बना रहता था और यहां तो बात थी उसके अस्तित्व की। इसी वजह से इजराइल ने अपने सिक्योरिटी सिस्टम को इतना स्ट्रांग करने की ठानी जिससे कोई भी देश उसके और उसके नागरिकों के ऊपर आंख उठाकर भी न देख सके। और ऐसे ही हालातों में नींव पड़ी इजराइल की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के जन्म की। इजराइल के लिए मोसाद की कीमत का अंदाजा आप अरब इजराइल वॉर्स में इजराइल को मिलती आई जीतों से ही लगा सकते हैं। जी हां, इजराइल की इन सभी विक्ट्रीज के पीछे मोसाद का एक बड़ा हाथ रहा और आज भी इजराइल अपने नागरिकों के ऊपर आने वाले हर संकट का मुंह तोड़ जवाब देता है। मोसाद की पहुंच दुनिया के हर उस कोने तक फैली है जिन देशों को इजराइल अपनी टेरिटरी और नागरिकों के लिए एक थ्रेट की तरह देखता है। कहते हैं कि ये अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालता है और मार गिराता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमें नाज़ी वॉर क्रिमिनल एडोल्फ आइखमन के केस में देखने को मिलता है, जिसको मोसाद ने 16 मई 1960 को अर्जेंटीना में ढूंढ निकाला और उसे इजराइल में लाकर उसका ट्रायल करवाया। लेकिन इसकी भनक उन्होंने अर्जेंटीना की सरकार तक को नहीं लगने दी। मोसाद का एक प्रिंसिपल है, किल एंड फ्ली, यानी दुश्मन को मारकर गायब हो जाना। ये आतंकियों और अपने दुश्मनों का तब तक पीछा करती है जब तक वो दुनिया भर में फैले उसके नेटवर्क्स को पूरी तरह से ध्वस्त न कर दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां मोसाद का मकसद केवल अपने दुश्मनों को खत्म करना ही नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ इजराइल के प्रति सिक्योरिटी थ्रेट्स पोज करने वाले लोगों के मन में एक खौफ पैदा करना भी होता है। मोसाद का मूल मकसद टेररिज्म को खत्म करना, देश के लिए खुफिया जानकारी को एकत्रित करना और देश के दुश्मनों का खात्मा करना है। मोसाद का एक एक एजेंट कई कई सैनिकों के बराबर होता है जो अकेले किसी भी बड़े से बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम होते हैं। क्योंकि मोसाद के एजेंट्स का चयन बहुत लंबे और कठिन परीक्षण के बाद ही होता है। इजराइल में उनको कई कई सालों तक कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। ये मोसाद एजेंट्स के कारनामे ही हैं कि मोसाद को दुनिया की सबसे खूंखार एजेंसी माना जाता है और ये मोसाद का एग्जिस्टेंस ही है जो पूरी दुनिया में इजराइल के ओहदे को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है।
मोसाद के द्वारा प्रोवाइड की गई सेफ्टी ही इजरायल को अपना डेवलपमेंट एजेंडा परस्यू करने का मौका दे पाती है। लेकिन जब सेफ्टी की बात होती है तो मोसाद अकेला नहीं है। इसमें उसकी आर्म्ड फोर्सेस और पूरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एफिशिएंसी एक अहम भूमिका निभाती है। आइए उस पर एक नजर डालते हैं। मिलिट्री एंड डिफेंस। दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद कुछ समय तक इजरायल अपने डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए ज्यादातर दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था। 1970s तक सब ठीक चला, लेकिन इजरायल की एक जियोपॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन के चलते चीजों ने यू टर्न लिया। ऐसे में फ्रांस, जो कि इजरायल का एक प्राइमरी वेपन सप्लायर हुआ करता था, उसने भी उसका साथ देने से मना कर दिया। उसी समय 1973 के अरब इजरायली वॉर में यूएसएसआर ने अरब देशों को बड़े लेवल पर सोफिस्टिकेटेड वेपन सप्लाई किए। 1973 की वॉर में इजरायल की जीत तो हुई, लेकिन इस वॉर ने इजरायल को उसकी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी का एहसास करा दिया। इजरायल समझ गया कि अगर वो दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहा तो वो कभी भी अरब स्टेट्स की मैन पावर, वेपनरी और फाइनेंस को मैच नहीं कर पाएगा। इसी डर के चलते इजरायल ने खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाने का निर्णय लिया। दोस्तों, इजरायल अपनी जीडीपी का 6% पार्ट डिफेंस को डिवोट करता है। वो अपने जीडीपी का 4.5% R&D पर स्पेंड करता है, जिसका 30% मिलिट्री रिसर्च पर जाता है। अगर कंपेयर करें यूएसए, तो उसके R&D बजट का सिर्फ 17% मिलिट्री पर खर्च किया जाता है। उनका डिफेंस सर्विस लॉ इजरायली डिफेंस फोर्सेस को यह अथॉरिटी देता है कि वो किसी भी सिटीजन को फोर्स में एनलिस्ट कर सकते हैं। इसके तहत हर 18+ इजरायली सिटीजन को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है। इस ट्रेनिंग का पर्पस मिलिट्री हार्डवेयर और ऑपरेशंस की नॉलेज प्रोवाइड करने के साथ साथ लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग इंस्टिल करना भी है। अगर इजरायल की एनुअल डिफेंस स्पेंडिंग देखें तो इसका 1/4 पार्ट यूनाइटेड स्टेट्स फंड करता है। इसी एड ने इजरायली आर्म्स इंडस्ट्री को नर्चर करने में हेल्प की। इसके अलावा इजरायल ने अपनी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को इस तरह ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि मिलिट्री कम समय और मेहनत के साथ अपनी रिक्वायरमेंट्स स्टेक होल्डर्स को बता पाती है। ये यूनिक रिफॉर्म्स आज भी केवल इजरायल तक ही सीमित हैं और आज भी इनको कहीं और रेप्लिकेट करना इम्पॉसिबल है। इतना ही नहीं, आज साइबर स्पेस मॉडर्न वॉरफेयर का एक नया बैटलफील्ड बन गया है। जब जब वॉरफेयर का रूप बदलता है, तब तब वेपनरी को भी उसी के मुताबिक ढलना पड़ता है। और इजरायल ने साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में भी समय रहते बहुत कुछ हासिल किया है। आज इजरायल को सबसे ज्यादा थ्रेट ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम से है और उससे डील करने के लिए वो अपनी एडवांस्ड साइबर वेपनरी का यूज करता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल 2009 में देखने को मिला, जब ईरान के सभी न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस ने एक के बाद एक मैलफंक्शन करना शुरू कर दिया। और इसके पीछे हाथ था स्टक्सनेट का, जो कि यूएस और इजरायल के द्वारा बनाया गया एक साइबर वेपन है। स्टक्सनेट ने इरानियन सेंट्रीफ्यूजेस को हाईजैक किया, जिसके चलते कंट्रोलर्स को सेंट्रीफ्यूज मोटर्स की स्पीड को एडजस्ट करने का एक्सेस मिल गया और उसने बिना एक सिंगल शॉट फायर किए इरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को हिला कर रख दिया। इतना ही नहीं, इजरायल आज वर्ल्ड के सबसे बड़े आर्म्स प्रोड्यूसिंग नेशंस में से एक है। ये यूएस और ईयू नेशंस को 10% मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करता है और लगभग 60% ड्रोन्स का डेवलपमेंट भी इजरायल में किया जाता है। और तो और, इजरायली सैटेलाइट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी आज एक हाउस होल्ड नेम है। यहां तक कि इजरायल इंडिपेंडेंट सैटेलाइट लॉन्चिंग कैपेबिलिटी ओन करने वाले दुनिया के चुनिंदा देशों में से एक है। तो दोस्तों, इन सभी स्ट्रेंथ्स के कारण दुनिया के कई देश आज इजरायल के साथ अपने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज अपग्रेड कर रहे हैं, ताकि वो भी इजरायल की हाईटेक वेपनरी का फायदा उठा सकें। इसी आर्म्स डिप्लोमेसी के चलते आज इजरायल की उन देशों के साथ भी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बढ़ रही है जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश जो एक टाइम पर इजरायल को रिलक्टेंटली आर्म्स एक्सपोर्ट करते थे, वो आज भारी मात्रा में इजरायली सिस्टम्स इंपोर्ट करते हैं। और इसी मिलिट्री माइट के चलते इजरायल ने जियोपॉलिटिक्स की सभी टेबल्स आज अपने फेवर में टर्न की हैं। टेक एंड इनोवेशन। लेकिन आज किसी भी देश को पावरफुल और स्टेबल बनने के लिए केवल मिलिट्री का होना ही काफी नहीं है। ये बात इजरायल पहले ही समझ चुका था। हालांकि इंडिपेंडेंस के समय फर्स्ट अरब इजरायली वॉर और रेफ्यूजीज के इन्फ्लोज की वजह से
इजराइल की इकोनॉमी बहुत नाजुक हालत में थी, लेकिन डेवलपमेंट को लेकर उसका स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट इन सभी चैलेंजेस के सामने बहुत छोटा था। उसने अपनी सभी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ में तब्दील कर दिया। इन्होंने अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा ध्यान हाई टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पर दिया। असल में इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज तो एकदम ना के बराबर थे, लेकिन इनकी पॉपुलेशन के पास स्किल सेट भी था और अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का जुनून भी। बस फिर क्या था, इजराइल ने अपनी पॉपुलेशन की इन्हीं स्ट्रेंथ्स को मजबूत करना शुरू किया। उन्होंने अपनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स को कट करने के लिए एजुकेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर में जमकर इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने देश में एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जहां पर ऐसे नए कटिंग एज आइडियाज को बूस्ट मिले। इजराइल का एजुकेशन सिस्टम नेशनल हॉलमार्क बन गया। पहले वो किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लोकल लेवल पर टेस्ट करते और जब वो सक्सेसफुल हो जाती तो उसको दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया करते थे। देश में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने के लिए इजराइल ने कई अट्रैक्टिव वेंचर कैपिटल प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए। ये फंड्स मनी के साथ साथ एक्सपर्टीज और कॉन्टैक्ट्स भी लेकर आते थे। इजराइल की इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हुए बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, डोनाल्ड ट्रंप, कार्लोस स्लिम जैसे बड़े बड़े बिलियनियर्स ने भी इजराइल की कंपनीज में खूब इन्वेस्ट किया। 20th सेंचुरी के एंड में फॉर्मर यूएसएसआर से मिलियन ऑफ ज्यूज वापस इजराइल माइग्रेट कर गए। ये हाईली एजुकेटेड इमिग्रेंट्स अपने साथ जिस साइंटिफिक और टेक्निकल एक्सपर्टीज को लेकर आए, उसने इजराइल के टेक्नोलॉजी सेक्टर में 4 चांद लगा दिए। इन्हीं डेवलपमेंट्स की वजह से यहां पर हाईटेक कंपनीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता गया। इन सभी फैक्टर्स का नतीजा है कि इजराइल के पास यूएस के बाद सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप कंपनीज हैं। इजराइल आज के समय में हाईटेक स्टार्टअप्स का हॉटस्पॉट बन चुका है, जिसके चलते इजराइल को अरब वर्ल्ड की सिलिकॉन वादी के नाम से भी जाना जाता है। यूएस और चाइना के बाद नैस्डैक पर सबसे ज्यादा इजरायली कंपनीज देखने को मिलती हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, सिस्को, फेसबुक, पेपैल, अमेजॉन और न जाने कितने बड़े बड़े टेक टाइकून्स अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स इजराइल में एस्टैब्लिश करते हैं। जी हां, इन कंपनीज के जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप यूज करते हैं, उसका जन्म कहीं ना कहीं इजराइल में ही होता है। R&D सेक्टर इजराइल के जीडीपी और एक्सपोर्ट्स में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस प्रोवाइड करता है। इजराइल की इंजीनियरिंग और इनोवेशन की सक्सेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें उसके एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में देखने को मिलता है। ये उसके इनोवेटिव इकोसिस्टम का ही कमाल है कि उसने खुद के एरिड डेजर्ट्स को लश ग्रीन फील्ड्स में तब्दील कर दिया। एक डेटा के अनुसार आज इजराइल $2 बिलियन की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। आपको बता दें कि कॉटन का प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर इजराइल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सक्सेस का एक बड़ा सपोर्टर रहा है। एक समय पर यह इजराइल का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग सेक्टर बन गया था। इजराइल के मटेरियल्स मार्क्स एंड स्पेंसर, विक्टोरिया सीक्रेट, वॉलमार्ट, रैल्फ लॉरेन और कैल्विन क्लाइन जैसे बड़े बड़े टाइकून्स को सप्लाई होते थे। इतना ही नहीं, 1920s में कई इकोनॉमिस्ट्स ने यह वार्न किया था कि इजराइल जैसा डेजर्ट रीजन वाटर शॉर्टेज के कारण 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को सस्टेन नहीं कर पाएगा। वो दिन था और आज का दिन है। इजराइल ने वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्यूशन निकाला है कि पूरी दुनिया इसके सस्टेनेबल वाटर प्लान की तारीफ करते हुए नहीं थकती। उसने दुनिया के सबसे ड्राइएस्ट रीजन में लोकेटेड होने के बावजूद अपने लिए वाटर की अनलिमिटेड सप्लाईज इंश्योर की हैं। इसके साथ साथ उन्होंने इसके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के भी सभी कोड्स को क्रैक किया। आप यकीन नहीं करेंगे कि डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी में इजराइल आज पूरी दुनिया को लीड कर रहा है और इसकी बदौलत आज वो केवल खुद को ही नहीं बल्कि अपने नेबर्स को भी वाटर सप्लाई कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इन सभी कारणों की वजह से आज इजराइल हमारे सामने एक हाईली डेवलप्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी के रूप में खड़ा है। इजराइल की प्रॉस्परस और एडवांस्ड इकोनॉमी की बदौलत ही आज वो एक वेलफेयर स्टेट, एक पावरफुल मॉडर्न मिलिट्री, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और एक हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर को सस्टेन करता आया है। उसने आज केवल अपने एग्जिस्टेंस को ही सिक्योर नहीं किया बल्कि उसके साथ साथ खुद को इतना डेवलप कर लिया कि जो कंट्रीज एक समय पर इजराइल की सबसे बड़ी राइवल्स हुआ करती थीं, वो भी आज उसके इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का फायदा उठाने के लिए उसके आगे पीस का हाथ बढ़ा रही हैं।
इसी मिलिट्री डोमिनेंस, इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल सपोर्ट और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का यूनिक मिक्सचर इजराइल को दुनिया के मोस्ट पावरफुल नेशंस में से एक बना देता है। और इजराइल की अनोखी स्ट्रैटेजीज का यही मिक्सचर उसकी कहानी आपको सुनाने योग्य बना देता है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।